नमस्कार। रिनल सिस्टम की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने डिस्कस किया था अबाउट रिनल फेलियर। अगर हम बात करें इस रिनल फेलियर के अंदर, तो हमने जितने भी साइन एंड सिम्टम उस रिनल फेलियर में पढ़े, यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स एक पर्सन की बॉडी में आ रही है, उसके अंदर अगर अपन बात करें तो मेनली 4 प्रॉब्लम्स होती है और उन 4 प्रॉब्लम्स की वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साइन एंड सिम्टम डेवलप हो जाते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कि जब भी किसी पर्सन के अंदर रिनल फेलियर होना, यानी कि किडनी के अंदर काम करने वाली यूनिट नेफ्रॉन का डैमेज हो जाना, नेफ्रॉन के डैमेज हो जाने या काम कम करने से किडनी के फंक्शंस कम हो जाते हैं। और हमें पता है किडनी हमारी बॉडी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन का काम करती है। जितना हम दिन भर में पानी पीते हैं उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम भी मेनली किडनी के द्वारा ही किया जाता है। और अगर किसी पर्सन के अंदर किडनी ने काम करना बंद कर दिया या यूरिन का बनना बंद हो गया है, यूरिन जब बनेगा नहीं तो जो फ्लूइड हम लेंगे डे बाय डे रूटीन लाइफ में, क्या वो फ्लूइड हमारी बॉडी से कंप्लीटली बाहर निकल पाएगा? यानी कि जितना हमारा इनटेक होगा अब उतना आउटपुट नहीं होगा। मान लीजिए आप 1.5 लीटर या 2 लीटर पानी पी रहे हैं और यूरिन ने बनना बंद हो गया, तो धीरे धीरे बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? वाटर का रिटेंशन होगा। और वाटर रिटेंशन होना यानी कि अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड ओवरलोड होगा। तो हम कह सकते हैं एक प्रॉब्लम तो होती है बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन की। और इस फ्लूइड रिटेंशन की वजह से हमने डिस्कस किया कि इसकी वजह से हाइपरवोलीमिया हो जाता है, जिससे हाइपरटेंशन या बीपी बढ़ जाती है, जिससे एडिमा हो जाता है, वॉल बॉडी में कंजेशन वाले फीचर आने लग जाते हैं, जिसके अंदर हमने बात की कि कार्डियोमेगेली हो जाती है, कार्डियक ओवरलोड बढ़ जाता है, जिसके अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाता है, उसके अंदर लंग कंजेशन देखने को मिलता है। तो यानी कि जो जितने भी कंजेशन वाले फीचर आ रहे हैं उनका मेन रीजन क्या है कि यूरिन नहीं बन पाता है और उसकी वजह से बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन होता है। उसके बाद में अगर हम सेकंड बात करें, हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है? किडनी के द्वारा। और अगर एक पर्सन की किडनी ने यूरिन फॉर्मेशन बंद कर दिया और जब यूरिन बनेगा ही नहीं, तो क्या उस पर्सन की बॉडी में बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल पाएंगे? हम आंसर देंगे नहीं निकल पाएंगे। और अगर बॉडी से बनने वाले नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो उनका ब्लड के अंदर धीरे धीरे क्या होगा? रिटेंशन होगा। यानी हम कह सकते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट रिटेंशन, जिसके अंदर हमें पता है सीरम यूरिक एसिड बढ़ जाता है, सीरम क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है और हमें पता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। दूसरी प्रॉब्लम यह आती है कि जब यूरिन नहीं बनता है तो बॉडी में बनने वाले नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं और धीरे धीरे नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट का ब्लड के अंदर रिटेंशन होने लग जाता है, जो कंडीशन क्या कहलाती है? एजुटीमिया। और उस एजुटीमिया वाली कंडीशन में सीरम यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है, सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाता है और इनके बढ़ने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइक डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, यानी कि इनकी वजह से फीचर डेवलप होने लग जाते हैं या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस डेवलप होने लग जाते हैं। यूरीमिया हो जाता है, यूरेमिक फ्रॉस्ट हो जाता है, प्रूराइटिस हो जाता है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, स्टोमेटाइटिस हो जाता है, हेलिटोसिस हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल फीचर्स डेवलप होने लग जाते हैं। यानी वो प्रॉब्लम्स आ क्यों रही है? इन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट के रिटेन होने की वजह से। 2 प्रॉब्लम ये हो गई। अगर हम बात करें इसके अलावा, जब किडनी काम नहीं करती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है। हमने बात की थी कि जब किसी पर्सन की किडनी प्रॉपर काम नहीं करे तो उस पर्सन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मल से कम हो जाते हैं या सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल कम हो जाता है। 2 जिनमें एक है कैल्शियम, जिसमें हमने बात की थी कि हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, दूसरा सोडियम, जिसमें हमने बात की थी हाइपोनेट्रीमिया। रिनल फेलियर वाले पेशेंट में हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, जबकि 3 इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बढ़ जाता है, जिसमें हाइपरकैलीमिया,
हाइपरफॉस्फेटेमिया और हाइपर मैग्नीशियमिया। फॉस्फेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम, इनका सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल बढ़ जाता है, और जबकि सोडियम और कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना ये भी क्यों हो रहा है? क्योंकि किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है। तो 3 प्रॉब्लम तो ये हो गई, फ्लूइड रिटेंशन हो गया, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट का रिटेंशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है, और उसके साथ ही साथ पीएच डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलता है, जिसके अंदर अपन ने बात की थी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं पीएच डिस्टर्बेंसेज। ये 4 प्रॉब्लम मेनली आती है जब किडनी ने काम करना बंद कर दिया हो। फ्लूइड रिटेंशन, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट रिटेंशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और पीएच डिस्टर्बेंसेज या मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बेसिक ये 4 प्रॉब्लम है, और इन 4 प्रॉब्लम्स की वजह से दूसरे फीचर्स डेवलप होते हैं। अगर हम इन 4 प्रॉब्लम्स को ठीक कर दें तो जो दूसरे साइन एंड सिम्टम आ रहे थे वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे। एसिडोसिस को ठीक कर दें तो कुस्मल रेस्पिरेशन गायब हो जाएगा। एसिडोसिस को ठीक कर दें तो पोटेशियम सेल से निकल करके ब्लड में आना बंद हो जाएगा, यानी कि हाइपरकैलेमिया वाली कंडीशन ठीक हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम फॉस्फेट और कैल्शियम को ठीक कर दें तो इनकी वजह से जो फीचर डेवलप हो रहे थे वो ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाएंगे। नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल करके इनका ब्लड में रिटेंशन कम कर दें तो इसकी वजह से आने वाले फीचर ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे। और फ्लूइड जो एक्स्ट्रा रिटेन हुआ है उसको अगर बॉडी से बाहर निकाल दें तो जो हाइपरवोलेमिया, हाइपरटेंशन, एडिमा और कंजेशन वाले फीचर्स थे वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे। यानी कि हम अगर इस पूरी पिक्चर के पर्दे के पीछे देखें तो ये 4 प्रॉब्लम्स हैं। अब इस प्रॉब्लम्स के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? किडनी काम नहीं कर रही है तो हम यहां पर 2 अल्टरनेटिव देख सकते हैं। या तो हम जो खराब किडनी है उसके काम को रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरी किडनी लगाएं, और किसी पर्सन के अंदर जो किडनी डैमेज हो गई है उसके फंक्शन को रिप्लेस करने के लिए दूसरे पर्सन से लेकर के किडनी को लगाना कहलाता है रीनल ट्रांसप्लांटेशन या किडनी ट्रांसप्लांटेशन। एक अल्टरनेटिव तो यह है कि खराब किडनी की जगह दूसरे पर्सन की किडनी लेकर के ठीक किडनी लगाई जाए और उस किडनी के फंक्शन नई किडनी से करवाए जाएं, जिसको हम रीनल ट्रांसप्लांटेशन में पढ़ेंगे। दूसरा अल्टरनेटिव होता है कि ये जो किडनी काम नहीं कर रही है उसकी जगह पर कोई आर्टिफिशियल किडनी या एक मशीन की मदद से ब्लड को बार बार फिल्टर करें और ये जो डिस्टर्बेंसेज आया हुआ है ब्लड में उसको ठीक किया जाए। अब किडनी ट्रांसप्लांट कर देंगे तो वो तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन है, क्योंकि वो किडनी काम करती रहेगी। लेकिन एक पर्सन के ब्लड को आज आपने फिल्टर करके उसकी केमिस्ट्री ठीक कर दी, फ्लूइड निकाल दिया, वेस्ट प्रोडक्ट निकाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ठीक कर दिया और पीएच रिस्टोरेशन कर दिया या एसिडोसिस को ठीक कर दिया, लेकिन ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। आज आपने ब्लड को फिल्टर करके ठीक किया, 2-3 दिन बाद में फिर से ये डिस्टर्बेंसेज होने लग जाए, क्यों? वेस्ट बनने लग जाएगा, फ्लूइड रिटर्न होने लग जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेज होने लग जाएगा और वापस से एसिडोसिस डेवलप हो जाएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि बार बार उस पर्सन के ब्लड को फिल्टर करना पड़ेगा। और जो ये ब्लड फिल्ट्रेशन वाली टेक्निक होती है, जिस टेक्निक के द्वारा हम एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकाल देते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से बाहर निकालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेज को ठीक करते हैं और इस पीएच डिस्टर्बेंसेज को ठीक करते हैं, इन सारी चीजों को ब्लड फिल्टर करके ठीक करने वाली जो टेक्निक होती है दोस्तों, हम उसी टेक्निक को क्या कहते हैं? डायलाइसिस कहते हैं। यानी मैं आपसे पूछूं कि एक पर्सन के अंदर रीनल फेलियर हो गया तो उस पर्सन को जीवित रहने के लिए क्या क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं, तो हम कहेंगे कि 2 अल्टरनेटिव हो सकते हैं। या तो उस पर्सन के ब्लड को बार बार फिल्टर किया जाए और बार बार फिल्टर करके फ्लूइड रिमूवल करना, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से बाहर निकालना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेज को ठीक करना और पीएच डिस्टर्बेंसेज को ठीक करना। इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए जो ब्लड फिल्ट्रेशन की टेक्निक होती है वो तो कहलाती है डायलाइसिस, या फिर उस खराब किडनी के काम को रिप्लेस करने के लिए नई किडनी का लगाना वो कहलाता है रीनल ट्रांसप्लांटेशन। यानी कि हम कह सकते हैं रीनल फेलियर वाले पेशेंट को सरवाइव करने के 2 अल्टरनेटिव होते हैं, एक तो होता है रीनल ट्रांसप्लांटेशन और दूसरा होता है डायलाइसिस।
दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करेंगे अबाउट डायलाइसिस। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डायलाइसिस क्या है, तो हम आंसर देंगे कि डायलाइसिस बेसिकली ब्लड फिल्ट्रेशन की एक टेक्निक है, ब्लड को फिल्टर या साफ करने की एक तकनीक है, जिसके द्वारा ब्लड में से एक्सेस फ्लूइड जो रिटेन हो रखा है उसको बाहर निकाला जाता है, जिसके द्वारा ब्लड में रिटेन हो चुके नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है, जिसके द्वारा जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेज हुआ है उसको ठीक किया जाता है। सोडियम और पोटेशियम का लेवल कम है तो उसको बढ़ाया जाता है, सोडियम और कैल्शियम के लेवल को तो बढ़ाया जाता है, और पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट का लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको कम किया जाता है, यानी कि इस इम्बैलेंसेज को ठीक किया जाता है, करेक्ट किया जाता है। और उसके साथ ही साथ जो पीएच है उसका रीस्टोरेशन किया जाता है। जो पीएच कम हो रखी है, एसिडोसिस हो रखा है, उसको वापस से बढ़ा करके पीएच को नॉर्मल किया जाता है। ये जो ब्लड फिल्ट्रेशन वाली टेक्निक होती है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं डायलाइसिस। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट डायलाइसिस। अगर हम बात करें दोस्तों डायलाइसिस के बारे में, देखिएगा अपन ने लिखा है यहां पर डायलाइसिस। और अगर हम बात करें डायलाइसिस की, डायलाइसिस बेसिकली क्या है, तो इसकी डेफिनेशन के अंदर अपन ने लिखा है, इट इज ए टेक्निक फॉर ब्लड फिल्ट्रेशन एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड। डायलाइसिस बेसिकली ब्लड फिल्टर करने वाली एक तकनीक या टेक्निक है, और उसके साथ साथ ब्लड को फिल्टर करके क्या किया जाता है, ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है। इसको और डिटेल में अगर हम पढ़ें तो हम कह सकते हैं डायलाइसिस इज ए टेक्निक फॉर ब्लड फिल्ट्रेशन एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड, कोमा रिमूव द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम ब्लड, कोमा करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेज एंड रीस्टोरेशन ऑफ पीएच। डायलाइसिस ब्लड को फिल्टर करने वाली वह तकनीक है जिसके द्वारा ब्लड में से एक्सेस या एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है, जिसके द्वारा ब्लड में रिटेन हो चुके नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो हो रखा है उसको वापस से करेक्ट किया जाता है, और जिसके द्वारा पीएच का रीस्टोरेशन किया जाता है, या जो एसिडोसिस वाली कंडीशन डेवलप हो रखी है उसको ठीक किया जाता है। एसिडोसिस को ठीक करना या पीएच को रीस्टोरेशन करना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को करेक्ट करना, एक्स्ट्रा फ्लूइड रिटेन हो रखा है उसको बाहर निकालना, और साथ में नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट जो रिटेन हो रखे हैं उनको बाहर निकालने के लिए जो ब्लड फिल्ट्रेशन की टेक्निक है दोस्तों, उसी टेक्निक को या उसी तकनीकी को हम क्या कहते हैं, डायलाइसिस कहते हैं। अब बात आती है कि अगर हम बात करें डायलाइसिस बेसिकली कितने टाइप का होता है, तो देखिएगा हमने लिखा है टाइप्स ऑफ डायलाइसिस। दोस्तों अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डायलाइसिस को, तो डायलाइसिस बेसिकली दो टाइप का होता है। अरे मैं आपसे पूछूं कि डायलाइसिस बेसिकली कितने टाइप का होता है, तो आंसर देंगे दो टाइप का होता है डायलाइसिस। अगर मैं आपसे पूछूं कि दो टाइप में कौन कौन से हैं, तो अपन ने यहां पर पहला लिखा है हीमोडायलाइसिस। एक मशीन की हेल्प से ब्लड को फिल्टर किया जाता है, और वह डायलाइसिस जिसमें एक मशीन की हेल्प लेकर के ब्लड को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, और बाहर निकाल करके मशीन से फिल्टर करके वापस इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो ऐसा डायलाइसिस जिसमें ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल करके मशीन से फिल्टर करके साथ ही साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, वह जो टेक्निक होती है वो कहलाती है हीमोडायलाइसिस, और इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एचडी। एचडी मीन्स हीमोडायलाइसिस। और दूसरे प्रकार का डायलाइसिस होता है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें ब्लड को बॉडी से बाहर नहीं निकाला जाता है, हमारी जो पेरिटोनियम होती है, इस पेरिटोनियल लेयर को ही किडनी के रूप में काम करवाया जाता है। इस पेरिटोनियल लेयर की मदद से ही ब्लड को फिल्टर किया जाता है, और एक ऐसी ब्लड फिल्ट्रेशन की टेक्निक जिसको हम कहते हैं डायलाइसिस, जिसमें पेरिटोनियम की मदद लेकर के ब्लड को फिल्टर किया जाता है, वह डायलाइसिस कहलाता है पेरिटोनियल डायलाइसिस। इस पेरिटोनियल डायलाइसिस को ही हमने लिखा है यहां पर पीडी, यानी कि ब्लड फिल्ट्रेशन की टेक्निक जिसके द्वारा ब्लड को फिल्टर किया जाता है, एक्सेस फ्लूइड को रिमूव किया जाता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट किया जाता है, और पीएच का रीस्टोरेशन किया जाता है। वह टेक्निक डायलाइसिस कहलाती है।
डायलिसिस बेसिकली दो टाइप का होता है, जिसमें टाइप 1 के अंदर बॉडी से ब्लड को रिमूव करके बाहर एक मशीन की मदद से फिल्टर करके वापस इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, यानी कि जिसमें एक सर्किट बनाया जाएगा जिससे ब्लड बॉडी से बाहर फिल्टर होकर के वापस इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और एक मशीन की मदद से डायलिसिस करते हैं, उसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस या एचडी। और दूसरा डायलिसिस जिसमें हमारी पेरिटोनियम को ही हम किडनी के तौर पर काम करवाते हैं, हमारी पेरिटोनियम की मदद से ही ब्लड को फिल्टर किया जाता है, वो कहलाता है पेरिटोनियल डायलिसिस या पीडी। अगर हम बात करें इन दोनों के पिताजी के बारे में तो देखिएगा, पहला अपन ने लिखा है फादर ऑफ हीमोडायलिसिस, यानी कि हीमोडायलिसिस के पिताजी जो थे वो थे एक कॉल्फ नामक पर्सन। इस कॉल्फ ने सबसे पहले इस हीमोडायलिसिस के बारे में बताया और इसीलिए इसको कहा गया फादर ऑफ हीमोडायलिसिस। अगर आपसे पूछे हीमोडायलिसिस के पिताजी का क्या नाम था तो आंसर देंगे कॉल्फ। और दूसरा, अगर आपसे पूछ लिया जाए पेरिटोनियल डायलिसिस के पिताजी का क्या नाम था तो आप आंसर देंगे हेनरी टैंकहॉफ। हेनरी टैंकहॉफ नामक पर्सन ने सबसे पहले पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में बताया गया और अदर ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस इसीलिए हेनरी टैंकहॉफ को कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया तो आंसर देंगे हेनरी टैंकहॉफ ने। अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला बार बार प्रिंसिपल हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, या आपको सिंपली पूछ ले कि डायलिसिस बेसिकली कौन से सिद्धांतों पे काम करता है, तो अगर हम बात करें चाहे डायलिसिस की या फिर हम बात करें हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस, इन दोनों ही प्रकार के डायलिसिस में बेसिकली 3 प्रिंसिपल या 3 सिद्धांत अप्लाइड होते हैं। पहला हमने लिखा है डिफ्यूजन, दूसरा लिखा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और तीसरा लिखा है ऑस्मोसिस। उसी प्रकार से यहां पर अपन ने लिखा है पेरिटोनियल डायलिसिस के प्रिंसिपल में डिफ्यूजन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ऑस्मोसिस। यानी आपसे पूछ लिया जाए हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस कौन कौन से प्रिंसिपल पर आधारित है, ऑप्शन ए डिफ्यूजन, ऑप्शन बी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, तो हम करेंगे आंसर ऑल ऑफ द अबव क्योंकि तीनों ही प्रिंसिपल अप्लाइड होते हैं। अब कैसे अप्लाइड होंगे ये प्रिंसिपल हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इन दोनों ही के अंदर डिफ्यूजन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ऑस्मोसिस तीनों ही सिद्धांत या प्रिंसिपल अप्लाइड होते हैं। लेकिन अगर हम आपसे पूछ लें कि हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर मेनली कौन सा प्रिंसिपल अप्लाइड होता है, मुख्य रूप से किस प्रिंसिपल पर आधारित है, तब हमारा आंसर जाना चाहिए कि यह मुख्य रूप से डिफ्यूजन पर आधारित है। यानी जितना भी इसके अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, जितना भी ब्लड का डिस्टर्बेंसेस ठीक होगा, वो किस सिद्धांत के आधार पर होगा, तो हम आंसर देंगे डिफ्यूजन के आधार पर। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, अगर आपसे पूछे कि हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस किस प्रिंसिपल पर आधारित है और ऑप्शन हो डिफ्यूजन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ऑस्मोसिस एंड ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस मेनली बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, मुख्य रूप से किस प्रिंसिपल पर आधारित है, तब आंसर जाएगा आपका डिफ्यूजन। मुख्य रूप से यह डिफ्यूजन पर आधारित है। वैसे अगर हम बात करें तो इसके अंदर तीनों ही प्रिंसिपल अप्लाइड होते हैं, ऑस्मोसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन। यहां तक क्लियर है क्या? डायलिसिस 2 प्रकार का है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस के अंदर ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल करके मशीन से फिल्टर करके इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस में हमारी ही पेरिटोनियम की मदद से ब्लड को फिल्टर किया जाता है। हीमोडायलिसिस के पिताजी का नाम था कॉल्फ, जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस के पिताजी का नाम है हेनरी टैंकहॉफ। दोनों ही प्रकार के डायलिसिस 3 प्रिंसिपल पर आधारित है, डिफ्यूजन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड ऑस्मोसिस। लेकिन दोनों में ही पूछ लिया जाए कि मेनली किस प्रिंसिपल पर आधारित है, तो आंसर जाएगा डिफ्यूजन। यहां तक क्लियर है क्या दोस्तों? अगर हम बात करें इसके बाद में, सबसे पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पर डायलिसिस का फर्स्ट टाइप, जिसको हमने यहां पर लिखा है हीमोडायलिसिस। 2 प्रकार का डायलिसिस है और पहला हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हीमोडायलिसिस। अगर हम बात करें हीमोडायलिसिस को डिफाइन करें तो हमने लिखा है हीमोडायलिसिस क्लीन ब्लड, यानी कि ये ब्लड को साफ सुथरा बनाता है, फिल्टर करता है, क्लीन करता है। और कैसे क्लीन करता है ब्लड को? बाय रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि ये ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट जो है यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन, इनको बाहर निकालता है। दूसरा क्या करता है?
रिमूव एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम ब्लड, यानी कि ये ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर रिटेन हो रखा है उस वाटर को भी फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। यानी कि पहला काम इसका नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से रिमूव करना, दूसरा काम एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव करना, और तीसरा काम मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेज, जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रखा है उसको ठीक करना, और चौथा काम क्या है इसका, रीस्टोरेशन ऑफ पीएच। हमने पहले ही बात की कि जब वो पर्सन के अंदर रिनल फेलियर होता है तो मुख्य रूप से 4 गड़बड़ी होती है, 4 प्रॉब्लम्स होती है। पहली प्रॉब्लम्स में हमने बात की थी कि उसके अंदर एक्सेस फ्लूइड का रिटेंशन हो जाता है, दूसरा हमने बात की है नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट का रिटेंशन हो जाता है, तीसरा हमने बात की इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, और चौथा हमने बात की पीएच डिस्टर्बेंसेज या एसिडोसिस हो जाता है। अगर हम इन 4 प्रॉब्लम्स को ठीक कर दें तो जो आ रही है अदर मैनिफेस्टेशन आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली गायब या सबसाइड हो जाते हैं। और जो हीमोडायलिसिस है वो हीमोडायलिसिस इन 4 प्रॉब्लम्स पे ही फोकस करता है, इसीलिए हमने लिखा है हीमोडायलिसिस क्लीन ब्लड। ये ब्लड को क्लीन या फिल्टर करता है, और फिल्टर करके क्या करेगा, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, ब्लड के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन को बाहर निकालेगा। रिमूव एक्सेस फ्लूइड, जो पानी का रिटेंशन हो रखा है उस वाटर को भी बाहर निकालेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा। मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो इम्बैलेंसेज हो रखा है इलेक्ट्रोलाइट का, जिसमें हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया और हाइपरमैग्नीशियमिया, उस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक करेगा। और साथ में जो एसिडोसिस हो रखा है, पीएच डिस्टर्बेंसेज हो रहा है, उसको वापस ठीक करके पीएच का रीस्टोरेशन करेगा। ये जो कंडीशन है इसी को अपने यहां पे क्या लिखा है, इसको हमने लिखा है फर्स्ट हीमोडायलिसिस। अगर हम बात करें कि हीमोडायलिसिस करने के लिए और क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए, हीमोडायलिसिस करने के लिए हमें पता है कि जब हम हीमोडायलिसिस करते हैं तो हमें एक मशीन की मदद लेनी पड़ती है, और जो हीमोडायलिसिस के लिए मशीन काम में लेते हैं उसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस मशीन। और हमें पता है इस हीमोडायलिसिस मशीन तक हमें ब्लड लेकर के जाना है, यानी कि हमें ब्लड किसी पर्सन की बॉडी से या आर्टरी से या वेन से अगर हम बात करें तो हमें ब्लड को फिल्टर करने के लिए इस मशीन तक ब्लड लेकर के जाना है। और इस मशीन तक ब्लड लेकर के जाना है, इसका मतलब उस पर्सन की बॉडी से बाहर निकालना है ब्लड को बाहर निकाल करके हमें इस ब्लड को यहां पर इस मशीन तक लेके जाना है। इस मशीन में ऐसी कोई संरचना होगी जो किडनी की तरह काम करेगी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। वो इस ब्लड को फिल्टर करेगी, ब्लड को फिल्टर करने के बाद में इस ब्लड को वापस बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाना है। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि जब हम डायलिसिस कर रहे हैं तो हमें ब्लड को इस बॉडी से निकाल करके मशीन तक लेके जाना है, मशीन के द्वारा फिल्टर हो चुके ब्लड को वापस इंट्रोड्यूस करवाना है। तो अब हम इस ब्लड को निकालें कैसे? ऐसा तो नहीं है कि किसी पर्सन का 5 लीटर ब्लड है तो उसमें प्रिक करके वहां से 5 का 5 लीटर ब्लड एक कैन में भर लो, मशीन में फिल्टर करके वापस डाल दो, तब तक तो ये पर्सन मर जाएगा। तो हमें करना क्या है कि इससे ब्लड ले जाना है, फिल्टर होता रहेगा और साथ ही साथ वापस आता जाएगा। ऐसे हमें एक सर्किट तैयार करना है, जिस सर्किट की मदद से हम ब्लड को मशीन तक पहुंचाएं, मशीन से फिल्टर ब्लड को वापस उसी दौरान साथ ही साथ इंट्रोड्यूस करवाएं। हमें एक यहां पर सर्कुलेशन बनाना है। इस सर्कुलेशन के लिए कि हम ब्लड निकालें कहां से हम ब्लड लेकर के जाएं, उसके लिए हमें रूट प्रिपेयर करना होता है, एक रास्ता बनाना होता है। और उस रूट या उस रास्ते के अंदर अपन ने देखिए सबसे पहला लिखा है ब्लड ले जाने के लिए, यहां पर जो रास्ता है उसको अपन ने लिखा है सबक्लेवियन वेन एंड फीमोरल वेन कैथेटर। सबक्लेवियन, ये क्लेविकल बोन है, इसके नीचे जो वेन है उसको हमने लिखा है सबक्लेवियन वेन या फिर फीमोरल वेन। उस वेन के अंदर हम क्या डालें, एक ट्यूब डालें, उसके अंदर एक कैथेटर डालें, जिसको हमने लिखा है सबक्लेवियन वेन एंड फीमोरल वेन कैथेटर। यहां एंड नहीं होगा, इसका मतलब यहां पर है और। दोनों कैथेटर एक साथ नहीं डालने हैं, या तो हम डालें सबक्लेवियन वेन में कोई कैथेटर, यहां से ब्लड लें फिल्टर करके यहीं से वापस इंट्रोड्यूस करवाएं, या फिर हम फीमोरल वेन में एक कैथेटर डालें, वहां से ब्लड निकालें और वहां से ब्लड को फिल्टर करके वापस उसी रास्ते से अपन वापस इंट्रोड्यूस करवा दें। सबक्लेवियन वेन और फीमोरल वेन कैथेटर। अब अगर अपन बात करें इसके अंदर, देखिएगा नेक्स्ट,
ये देखिएगा, पहली बात तो अब आपके माइंड में आ रही होगी कि वेन में कैथेटर क्यों डालें, आर्टरी में क्यों नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्टरी में क्यों नहीं, मान लीजिए ये एओर्टा है, इससे आगे आर्टरीज बनेगी, ये समझे इसको, ये मान लीजिए आर्टरी है, तो मेरा कहना है पहला आपसे पूछना है कि वेन में क्यों डालें हम कैथेटर, हम आर्टरी में क्यों नहीं डाल देते। क्यों ना हम एक आर्टरी के अंदर कैथेटराइजेशन कर दें और इस आर्टरी में एक कैथेटर या ट्यूब लेकर के इसमें से हम ब्लड को बाहर निकाल लें और ब्लड को यहाँ से बाहर निकालने के बाद में हम मशीन तक लेके जाएं और मशीन में फिल्टर होने के बाद में इसी के अंदर एक दूसरा कैथेटर या इसी के अंदर एक ट्यूबिंग से हम वापस एंटर करवा दें। देखिएगा, पहली चीज तो यही क्लियर कर लें कि हम वेन से ब्लड क्यों लें, आर्टरी से क्यों नहीं लें। देखिएगा, आर्टरी हमारे ब्लड को लेकर के कहां जा रही है, ऑर्गन को। तो पहली बात तो मान लीजिए यहां पर एक आर्टरी है और वो आर्टरी इस हैंड के लिए ब्लड लेके जा रही है, लेकिन मैंने यहीं पर एक कैथेटर डाल दिया उस आर्टरी में और यहीं से हमने ब्लड बाहर निकालना शुरू कर दिया मशीन के लिए। और अगर मैंने यहीं से आर्टरी का ब्लड निकाल दिया मशीन में ले जाने के लिए, तो हमें पता है आर्टरी में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे की एक्सट्रीमिटी को जाकर के उस सेल को ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। लेकिन मैंने अगर यही कैथेटर डाल दिया और यहीं से ब्लड को निकाल दिया, तो क्या आगे की जो एक्सट्रीमिटी है उसके लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा पाएगा? उसके लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा ही नहीं पाएगा, तो आगे का परफ्यूजन कम हो जाएगा। 4 से 6 घंटे हमें डायलिसिस करना है, 4 से 6 घंटे तक इस सेल को ब्लड नहीं दिया जाए, हाथ के टिश्यू को ब्लड नहीं दिया जाए, तो क्या इस्चीमिया और नेक्रोसिस नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसलिए पहला रीजन तो यह है कि हम यहां से ब्लड नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर यहां से ब्लड निकाल दिया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे सप्लाई नहीं होगा। मान लीजिए आपने फ्लो कंट्रोल करके एक लो फ्लो में आपने निकाल भी लिया, आपने ब्लड को विड्रॉ तो कर दिया, लेकिन वापस आप आर्टरी में ब्लड कैसे दे सकते हैं? इधर से तो हार्ट पंप कर रहा है दूर की तरफ और उधर से आप मशीन से ब्लड ला करके आर्टरी में इंट्रोड्यूस करवाए हार्ट की तरफ, तो हार्ट की तरफ ऑपोजिट ब्लड कैसे जाएगा? हार्ट का तो काम है यहां से आर्टरी में ब्लड पंप करना और यहां से दूर भेजना, और उसी फ्लो में आप हार्ट की तरफ आर्टरी में ब्लड कैसे दे सकते हैं? वो कैसे जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में? देखिए, आप यहां से ब्लड निकाल लें, मान लीजिए आपने निकाल तो लिया, तो पहली बात तो जब आपने यहीं से ब्लड निकाल दिया तो आगे क्या जाएगा? ब्लड ऑक्सीजनेटेड कम जाएगा। आपने कैसे भी फ्लो कंट्रोल करके निकाल तो लिया, अब आप वापस यहां कैसे इंट्रोड्यूस करवाओगे? इधर से तो हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को और उधर आप हार्ट की तरफ ही ब्लड कैसे, आप लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसे ब्लड डालोगे? वहां से लेफ्ट एट्रियम में कैसे जाएगा? वहां से वापस ये पल्मोनरी वेन में कैसे जाएगा? ऐसे ऑपोजिट फ्लो कैसे बनेगा? इसलिए पहला चीज तो यहां पर क्लियर रखना है आपको कि हम कभी भी आर्टरी से ब्लड नहीं लेते हैं, हम ब्लड लेते हैं वेन से। वेन से ब्लड लेंगे तो हमें क्या होगा? देखिए, मान लीजिए ये एक वेन है जिसको हमने यहां पर दर्शाया है, ये एक मान लीजिए सबक्लेवियन वेन है, सबक्लेवियन वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर CO2 है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो हार्ट की तरफ लेके आ रही है। अब ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हार्ट की तरफ जाएगा, और हमने यहां पर क्या क्या है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है इसमें यहां पर अपन ने क्या किया? एक कैथेटर डाल दिया। ये मान लीजिए अपन ने एक कैथेटर डाल दिया, तो ये जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है इस ब्लड को अपन ने इस कैथेटर की मदद से यहां से क्या कर दिया? विड्रॉ कर लिया यहां से, और इसको अपन ने जोड़ दिया इस ट्यूबिंग से, और ये ट्यूबिंग इधर यहां पर डायलिसिस के लिए इस मशीन में ब्लड लेके जा रही है। तो पहली बात तो यहां पर ये मशीन के अंदर जो ब्लड आ रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, तो ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि ये परफ्यूजन तो बाद में भी मेंटेन कर लेगा। जब ये ऑक्सीजनेशन होगा लंग्स में जाएगा, बाद की बात है ये। तो पहला अपन ने यहां से वेन का ब्लड निकाल दिया जिससे इस ऑर्गन परफ्यूजन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और यहां अपन ने ब्लड को फिल्टर करके वापस यहां से दूसरे पोर्ट से, दो डबल पोर्ट का कैथेटर काम में लेते हैं, दूसरे पोर्ट से अपन ने इस ब्लड को वापस यहीं से इंट्रोड्यूस करवा दिया। और यहां से जब हमने इंट्रोड्यूस करवाया तो ये तो उसी डायरेक्शन में करवाया जिस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये वेन का ब्लड तो वैसे भी किस तरफ जाएगा? हार्ट की तरफ ही जाएगा। हार्ट में ये कहां जाएगा? राइट एट्रियम में जाएगा, और राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल्स में और लंग्स में जाएगा। तो अपन ने उसी डायरेक्शन में ब्लड डाला है जो नॉर्मल फ्लो होता है। इसलिए हम क्या करते हैं? वेन सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्सट्रीमिटी से ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड, उसको हमने बाहर निकाला, फिल्टर किया और वापस अपन ने हार्ट की डायरेक्शन में, जो उसका नेचुरल रूट है,
जो उसका नेचुरल पाथवे है उसी के अंदर अपन ने ब्लड को इंट्रोड्यूस करवाया है। तो इसके लिए अपन जो रूट प्रिपेयर करते हैं उसको हमने नाम दिया है, पहला रूट सब क्लेवियन वेन और फीमोरल वेन कैथेटर। ये देख लीजिएगा, ये फीमोरल वेन है, ये फीमोरल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रही है लोअर लिम्ब से, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। इसमें अपन ने क्या कर दिया है, एक कैथेटर डाल दिया, इस कैथेटर को अपन ने इंट्रोड्यूस करवा दिया। इस कैथेटर को आप ध्यान से देखें, इसके 2 पोर्ट है। कितने पोर्ट है? 2 पोर्ट, यानी कि 2 ल्यूमन है, एक ल्यूमन ये वाली, एक ल्यूमन ये वाली। अपन ने क्या कर दिया, एक पोर्ट से तो ब्लड को यहां से बाहर निकाला और इस ब्लड को अपन ने यहां से बाहर निकाल करके मशीन तक लेके गए। मान लीजिए ये मशीन है, इसमें हमने फिल्टर किया और दूसरे पोर्ट से अपन ने यहां से वापस क्या करवा दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो यहां से ब्लड आया, बाहर निकला, फिल्टर हुआ और फिल्टर होने के बाद में दूसरे पोर्ट से अपन ने वापस इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये अपन ने बात की है फीमोरल वेन कैथेटर की। यहां पर देखिए ये कैथेटर डला हुआ है, इसको अपन ने लिखा है सब क्लेवियन वेन कैथेटर। इसमें ये जो ब्लड आ रहा है वेन के थ्रू, इसको बाहर निकालेंगे एक पोर्ट से, फिल्टर करने के बाद में दूसरे पोर्ट से अपन ने वापस क्या करवा दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो ये जो रूट हम प्रिपेयर करते हैं इसको हम कहते हैं सब क्लेवियन वेन कैथेटर, या कई बार इंटरनल जुगुलार वेन में भी कैथेटर डाल देते हैं। जैसे ये इंटरनल जुगुलार में है, ये सब क्लेवियन के अंदर है और ये यहां पर फीमोरल वेन के अंदर है। तो पहला क्लियर कि आर्टरी में इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि आर्टरी से निकालेंगे तो परफ्यूजन कम हो जाएगा, और साथ ही साथ दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी, वापस हम इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाएंगे, इसलिए हम वेन में कैथेटराइजेशन करते हैं। अगर हम इस रूट के बारे में पढ़ें सब क्लेवियन वेन या फीमोरल वेन कैथेटर में, तो इसको हम शॉर्ट टाइम के लिए काम में लेते हैं और मैक्सिमम फॉर 6 वीक, या फिर हम कह सकते हैं कितने डेज, 42 डेज। इसको हम 42 दिन के लिए या मैक्सिमम 6 वीक के लिए काम में ले सकते हैं, कम टाइम के लिए, क्योंकि हमें पता है ये पोर्ट कहाँ है। तो देखिए ये पोर्ट कहाँ है, बॉडी से बाहर है। इसको हम ना चाहते हुए भी इसका कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा है, इसके बार बार हैंड टच हो जाएंगे, कंटामिनेशन होंगे, और ये एक बड़ी वेसल्स में है तो डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्कुलेशन में चला जाएगा, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। अगर इसको प्रॉपर स्टेराइल टेक्निक से इसको रैप करके या इसको ढक करके नहीं रखेंगे, इसको प्रॉपर स्टेराइल केयर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए इसको लंबे समय तक नहीं रखते हैं। इसको मैक्सिमम 42 डेज या 6 वीक के लिए रखते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें इस रूट के बारे में तो अपन ने लिखा है, देखिए पोर्ट डबल ल्यूमन यूज ओनली फॉर डायलिसिस। आपने कैथेटर डला हुआ है, इसमें 2 पोर्ट होंगे, एक पोर्ट से ब्लड बाहर निकलेगा और दूसरे पोर्ट से ब्लड को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये देखिएगा, ये जो कैथेटर है इसमें ये 2 पोर्ट है, एक पोर्ट से ब्लड को बाहर निकालेंगे, दूसरे से वापस इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अगर ये आपने डाला है तो एक पोर्ट से ब्लड निकालेंगे, दूसरे से वापस इंट्रोड्यूस। अगर आपने फीमोरल डाला है तो एक पोर्ट से ब्लड लेंगे और दूसरे से इंट्रोड्यूस। सारे एक साथ नहीं डालेंगे, इनमें से कोई एक पोर्ट प्रिपेयर करेंगे, या तो जुगुलार वाला या सबक्लेवियन वाला या फीमोरल वाला। डबल पोर्ट ये जो कैथेटर है, दूसरा तो पहली बात है कि डबल पोर्ट लेंगे जिसमें एक से ब्लड बाहर निकालेंगे, दूसरे से इंट्रोड्यूस। यूज ओनली फॉर डायलिसिस, इसका कहने का मतलब है इसका कम से कम एक्सपोजर। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन को एमसेट पेंटॉप देना है तो बार बार इसको टच करें, इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ऑलरेडी ज़्यादा है। इसको उतना ही काम में ले जहां पर जरूरी है, सिर्फ डायलिसिस के लिए काम करना है, अदरवाइज इसको स्टेराइल ड्रेसिंग से ढक के रखना है, प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक से इसकी केयर करनी है, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको बार बार टच नहीं करना है। उसके बाद में अगर हम बात करें कुछ और पॉइंट इस रूट के बारे में, तो अपन ने लिखा है, देखो टू प्रिवेंट ब्लॉकेज फ्लश्ड विद हेपेरिन। इसके अंदर ब्लॉकेज को प्रिवेंट करने के लिए हेपेरिनाइज्ड सॉल्यूशन से बार बार फ्लश करना है। ये एक बड़ी वेसल्स के अंदर है, मान लीजिए इसके अंदर प्रेशर के साथ यहां पर ब्लड आ गया और ये ब्लड यहां पर इस ट्यूब के अंदर लंबे समय तक पड़ा रहा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्लॉट बन जाएगा। और अब इसको आप प्रेशर के साथ यहां से फ्लश करोगे पानी के साथ या NS के साथ, तो ये क्लॉट यहां से निकल जाएगा और यहां से डिटैच होकर के ये सर्कुलेशन में आ जाएगा, ये क्लॉट चला जाएगा, थ्रोम्बस बन जाएगा। तो हमें ये थ्रोम्बस जो है ये आगे जाकर के सर्कुलेशन में जाएगा और ये थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कॉज करेगा। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि इस ट्यूबिंग के अंदर क्लॉट बने ही नहीं, हमें हर शिफ्ट में या अगर बात करें तो दिन में 3 से 4 बार हेपेरिनाइज सॉल्यूशन जो होता है, जिसको हम हेप्सलाइन कहते हैं, जिसमें सेलाइन के साथ या नॉर्मल सेलाइन के साथ हेपेरिन ऐड किया जाता है, उस हेप्सलाइन सॉल्यूशन से इसको बार बार दिन में कम से कम 3 से 4 बार इसको फ्लश करें। और इसको हम फ्लश करके रखेंगे तो इसके अंदर क्लॉट बनने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्लॉट बनने के चांसेस को डिक्रीज करने के लिए इसको हेपेरिनाइज सॉल्यूशन से फ्लश करना है कैथेटर को। डबल पोर्ट कैथेटर सिर्फ डायलिसिस के लिए काम में लेना है।
इमरजेंसी कंडीशन में काम में लेते हैं इसको, मैक्सिमम 4-6 वीक या 42 डेज के लिए काम में लेते हैं, और इसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए असेप्टिक टेक्निक से इसकी केयर करनी है या स्टेराइल ड्रेसिंग से इसको क्या करना है, पैक रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट इस रूट के बारे में और कुछ बातें, तो देखिए अपन ने लिखा है नेक्स्ट, इस रूट को हम जब फिस्टुला और ग्राफ्ट बनाते हैं तो उसके मैच्योर होने तक काम में लेते हैं। उसके बाद में अपन ने लिखा है इन फीमोरल वेन कैथेटर डू नॉट सिट इन हाई फॉलर पोजीशन। अगर मान लीजिए फीमोरल वेन में कैथेटर डला हुआ है तो फीमोरल वेन में कैथेटर डली हुई कंडीशन के अंदर उस पर्सन को हाई फॉलर्स पोजीशन के अंदर नहीं बैठना है। फीमोरल वेन में कैथेटर डला हुआ है, पेशेंट आगे की तरफ झुक करके बैठता है, आगे की तरफ झुकेगा तो उसकी थाइस के और एब्डोमेन के बीच में एंगल बनेगा, इस प्रकार से कोण बनेगा, जितना आगे झुकेगा इस प्रकार से कोण बनेगा। तो इस कैथेटर के यहां पर मुड़ जाने के या किंक हो जाने के या इसके कट हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी फीमोरल वेन कैथेटर डला हुआ है तो उस पर्सन को हमें क्या कहना है कि आपको लीन फॉरवर्ड या हाई फॉलर्स पोजीशन नहीं लेनी है, उसको अवॉइड करना है। जितना आगे झुकोगे उतना इस कैथेटर के मुड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उस रूट की कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो अगर उसकी प्रॉपर केयर नहीं की जाए तो उस रूट के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। यानी इस रूट की फीमोरल वेन कैथेटर या सब क्लेवियन या इंटरनल जुगुलार वेन कैथेटर की कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो हम आंसर देंगे इस रूट की कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन। तो ये अपन ने पहले रूट के बारे में बात की है डायलिसिस या हीमोडायलिसिस के लिए। फर्स्ट रूट है सब क्लेवियन वेन और फीमोरल वेन कैथेटर, या तो सब क्लेवियन वेन में या फीमोरल वेन में या इंटरनल जुगुलार वेन में डालते हैं। शॉर्ट टाइम के लिए काम में लेते हैं, मैक्सिमम 42 डेज या 6 वीक के लिए। डबल ल्यूमन का जो कैथेटर होता है सिर्फ डायलिसिस के लिए काम में लेना है, अननेसेसरीली टच नहीं करना है। ब्लॉकेज को प्रिवेंट करने के लिए हेपेरिनाइज्ड सॉल्यूशन से फ्लश करना है। इसको हम एवी ग्राफ्ट और फिस्टुला के मैच्योरेशन तक या इमरजेंसी कंडीशन में काम में लेते हैं। जब कोई रूट प्रिपेयर नहीं होता है तो ये जल्दी तैयार होता है, जैसे ही आपने कैथेटर डाला उसके बाद में तुरंत हम काम में ले सकते हैं। इसके अंदर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक से केयर करनी है या स्टेराइल ड्रेसिंग से कवर रखना है। फीमोरल वेन अगर कैथेटर डला हुआ है तो पर्सन को कहना है कि आपको हाई फॉलर्स पोजीशन अवॉइड करनी है, और इसकी कॉम्प्लिकेशन जो होती है वो क्या होती है, इन्फेक्शन होती है इसकी कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद में दोस्तों देखिए अगर हम नेक्स्ट इसके बात करें कि नेक्स्ट इसके अलावा और कौन सा रूट हो सकता है, तो यहां पर अपन ने लिखा है देखिएगा एक्सटर्नल आर्टीरियोवीनस शंट। एक्सटर्नल यानी कि स्किन के अंदर या स्किन के बाहर, एक्सटर्नल का मतलब होता है स्किन के बाहर। ये एक एक्सट्रीमिटी है एक पर्सन की, ये इसका हैंड है, ठीक है। उसमें एक्सटर्नली, एक्सटर्नली मींस स्किन के बाहर की ओर, एक्सटर्नल आर्टीरियो वीनस शंट। एक्सटर्नल आर्टीरियो वीनस शंट, यहां शंटिंग या शंट का मतलब होता है डाइवर्जन, डाइवर्ट करना। अब किसके बीच में डाइवर्जन क्रिएट करना, आर्टीरियो वीनस, एक आर्टरी और एक वेन के बीच में, एक आर्टरी और एक वेन के बीच में एक्सटर्नली डाइवर्जन क्रिएट करना। ये देखिएगा एक आर्टरी है, ठीक है, और आर्टरी है तो इसका मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रही है। ये देखिएगा दूसरा अगर अपन बात करें तो ये एक वेन है, इसका मतलब वेन है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेके जा रही है। इस आर्टरी और वेन के बीच में बाहर से ही एक शंट क्रिएट करना, शंट का मतलब डाइवर्जन। ये देखिएगा ये यहां पर सिलिकॉन के बने हुए कैनुलाज है, ये सिलिकॉन के बने हुए कैनुला, इसका मतलब ये तुरंत या जल्दी ब्लॉक नहीं होंगे, इनफिल्ट्रेट नहीं करेंगे। यहां पर आपने देखिएगा सिलिकॉन के बने हुए 2 कैनुला फिक्स कर दिए परमानेंटली, एक कर दिया आर्टरी में और एक कर दिया वेन में। जब हम डायलिसिस नहीं करेंगे तब ये बिल्कुल अलग अलग पड़े हैं आर्टरी, और एक आर्टरी में कैनुला डाल दिया, एक वेन में डाल दिया। लेकिन जब हम डायलिसिस करेंगे उस दौरान इन दोनों कैनुला को अपन ने एक लेटेक्स की यू शेप्ड रबर ट्यूब से जोड़ दिया, और जैसे ही हम इन दोनों कैनुलास को आपस में जोड़ देंगे, आर्टरी और वेन के कैनुलास को,
हमें पता है आर्टरी में प्रेशर ज्यादा है, आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होगा तो आर्टरी का जो ब्लड है वो इस ट्यूब में किस तरफ मूवमेंट करेगा, आर्टरी से वेन की तरफ। ये ब्लड का इस तरीके से डाइवर्जन होगा, इस प्रकार से ब्लड की संटिंग होगी, क्योंकि आर्टरी का प्रेशर ज्यादा है तो आर्टरी का ब्लड निकल करके वेन की तरफ जाएगा इस प्रकार से। और अब हमें डायलिसिस के लिए ब्लड निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो ये आर्टरी की तरफ ये ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर अपन यहां से प्रिक करेंगे और इस ट्यूब की तरफ अपन यहां प्रिक करके यहां से तो ब्लड उस मशीन के लिए लेकर के जाएंगे। और मान लीजिए ये मशीन है, इस मशीन के अंदर अपन ने ब्लड लेके आए आर्टरी की तरफ से फिल्टर करने के लिए, और फिल्टर करने के बाद में हम इस वेन की तरफ इस ब्लड को वापस क्या करवा देंगे, इंट्रोड्यूस करवा देंगे। वेन की तरफ ब्लड को वापस इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब बात आती है आपके माइंड में कि सर ये जो एक्सटर्नल आर्टेरियोवेनस शंट अपन ने बनाया है, आर्टरी और वेन के बीच में बाहर से ही अपन ने 2 सिलिकॉन के कैनुला डाल दिए, उसको हम डायलिसिस के दौरान एक यू शेप्ड रबर ट्यूब से जोड़ देते हैं और फिर हम आर्टरी की तरफ से ब्लड लेते हैं और फिल्टर करके वेन की तरफ डाल देते हैं। अब यहां पर आपके माइंड में आता है कि सर आर्टरी की तरफ से ब्लड क्यों लेते हैं, वेन की तरफ से ब्लड क्यों नहीं ले लेते। मान लीजिए आपने वेन की तरफ से ब्लड निकाल तो लिया, फिल्टर भी कर दिया, लेकिन आप सोचें कि आप आर्टरी के अंदर डालोगे कैसे। आर्टरी तो ऑलरेडी ब्लड हार्ट से लेके आ रही है, दूर ला रही है, और उसके सामने आप ब्लड कैसे इंट्रोड्यूस करवाओगे। आर्टरी तो ब्लड बाहर की ओर लेके आ रही है, उसी में आप वापस इंट्रोड्यूस कैसे करवा सकते हैं। इसलिए हमें बाहर निकालना है तो आर्टरी से तो हमने लिया, और वेन वापस ब्लड लेके जा रही है तो वेन की तरफ अपन ने क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये जो रूट प्रिपेयर करते हैं इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल आर्टेरियोवेनस शंट, जिसके अंदर हम स्किन के बाहरी एक आर्टरी और एक वेन के बीच में 2 सिलिकॉन के कैनुला डाल देते हैं। उन सिलिकॉन के कैनुला को एक रबर की यू शेप्ड ट्यूब से हम डायलिसिस के दौरान जोड़ देते हैं। आर्टरी का प्रेशर ज्यादा होने से ब्लड की वेन की तरफ शंटिंग होना शुरू हो जाती है, और जब हम डायलिसिस करते हैं तो उस दौरान इस ट्यूब में हम आर्टरी की तरफ प्रिक करके ब्लड विड्रॉ करते हैं और ब्लड को फिल्टर करके वेन की तरफ से हम वापस इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ये जो रूट प्रिपेयर करते हैं इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल। क्या हम स्किन के अंडर में कर रहे हैं इंसिजन लगा के या बाहर, हम कहेंगे ये बाहर हम रूट प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए इसको हम इंटरनल नाम दें या एक्सटर्नल दें, तो हम आंसर देंगे एक्सटर्नल। किस किस के बीच में शंटिंग क्रिएट कर रहे हैं, आर्टरी और वेन के बीच में, इसलिए इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल आर्टेरियोवेनस शंट। अगर हम बात करें इस एक्सटर्नल आर्टेरियोवेनस शंट के बारे में कुछ बातें, तो देखिएगा अपन ने लिखा है एक्सेस या रूट, एक्सेस मींस रूट इज फॉर्म्ड बाय सर्जिकल इंसर्शन ऑफ 2 सिलास्टिक या सिलिकॉन मेड कैनुलास। ये रूट 2 सिलिकॉन मेड कैनुलास के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। ये देखिए कैनुलास सिलिकॉन के, रूट इज प्रिपेयर्ड बाय इंसर्शन ऑफ या सर्जिकल इंसर्शन ऑफ 2 सिलिकॉन मेड या सिलास्टिक कैनुलास। ये 2 कैनुला अपन ने यहां पर फिक्स किए हैं। दोनों कैनुलाज एक आर्टरी में है, एक वेन में है, और दोनों कैनुलाज को यू शेप्ड रबर ट्यूब से जोड़ दिया जाता है डायलिसिस के दौरान, और आर्टीरियल एंड से ब्लड को विड्रॉ किया जाता है और विनस एंड से वापस इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। यही चीज अपन ने यहां पर लिखी हुई है, रूट फॉर्म्ड बाय सर्जिकल इंसर्शन ऑफ 2 सिलिकॉन मेड कैनुलाज, 1 into an artery and other into a vein। एक आर्टरी में डालते हैं और एक वेन में डालते हैं। अब ये लेग की भी आर्टरी और वेन हो सकती है या फोर आर्म की वेन या आर्टरी हो सकती है। बोथ कैनुलास कनेक्टेड बाय यू शेप्ड रबर ट्यूब ड्यूरिंग डायलिसिस। डायलिसिस के दौरान दोनों कैनुलास को यू शेप्ड रबर ट्यूब से जोड़ दिया जाता है ब्लड की शंटिंग के लिए। और ब्लड फ्लो वेन टू आर्टरी होता है आर्टरी से, क्योंकि आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है तो आर्टरी से ब्लड किस तरफ शंटिंग करता है, वेन की तरफ। और डायलिसिस के दौरान अपन ब्लड रिसीव कहां से करते हैं, आर्टीरियल कैनुलाज की तरफ से निकालेंगे और वेन की तरफ से वापस क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस करवा देंगे। अगर हम बात करें कि ये कौन कौन सी आर्टरी और वेन के बीच में करते हैं, तो ये सिफेलिक वेन और रेडियल आर्टरी के बीच में, या फिर बेसेलिक वेन और ब्रेकियल आर्टरी में। अगर हम यहां पर क्रिएट कर रहे हैं डाइवर्जन, तो यहां तो अपन करेंगे सिफेलिक वेन और रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी और सिफेलिक वेन के बीच में करेंगे। और अगर हम यहां पर कर रहे हैं तो यहां पर हम ब्रेकियल और बेसेलिक के बीच में।
ब्रेकियल और बेसिलिक के बीच में करेंगे बेसिलिक वेन यहां और ब्रेकियल आर्टरी, और यहां रेडियल आर्टरी और सिपेलिक वेन, यानी अगर यहां करना है तो रेडियल और सिपेलिक के बीच में रेडियल आर्टरी और सिपेलिक वेन, और यहां अगर हम करेंगे तो यहां हम करेंगे ब्रेकियल आर्टरी और बेसिलिक वेन के बीच में। अगर हम बात करें इस रूट की भी कॉम्प्लिकेशन क्या है तो हम आंसर देंगे इन्फेक्शन, क्योंकि इसके अंदर ये सारा का सारा जो रूट प्रिपेयर कर रहे हैं ये हम एक्सटर्नली बना रहे हैं, और एक्सटर्नली इतना डाइवर्जन कर रहे हैं तो इसमें भी कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस रूट की भी कॉम्प्लिकेशन जो है वो है इन्फेक्शन। कौन कौन सी वेसल्स के बीच में करते हैं, तो अगर यहां पर हम करेंगे तो हम करेंगे रेडियल आर्टरी और सिपेलिक वेन के बीच में, और अगर हम यहां पर करेंगे तो यहां हम ब्रेकियल आर्टरी और बेसिलिक वेन के बीच में। क्लियर है? उसके बाद में देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसके अलावा कौन सा रूट हम प्रिपेयर करते हैं, अगर हम बात करें नेक्स्ट थर्ड रूट तो हमने लिखा है इंटरनल, यानी कि स्किन के अंडर में, आर्टीरियोवीनस, किस किस के बीच में, आर्टरी और वेन के बीच में, क्या क्रिएट करते हैं, फिस्टुला। किसी भी दो स्ट्रक्चर के बीच में अबनॉर्मल कनेक्शन हो जाए, जनरली जो होता नहीं है, ऐसा अगर कनेक्शन दो स्ट्रक्चर के बीच में अबनॉर्मली हो जाए तो उसको हम कहते हैं फिस्टुला। वेसिको वेजाइनल फिस्टुला पढ़ा होगा आपने, रेक्टो वेसिकल वेजाइनल फिस्टुला पढ़ा होगा। फिस्टुला का मतलब है किन्हीं दो स्ट्रक्चर के बीच में जनरली कोई कनेक्शन नहीं होता, बट उनके बीच में कोई कनेक्शन हो जाए, अबनॉर्मल कनेक्शन हो जाए तो उसको हम फिस्टुला कहते हैं। इंटरनल आर्टीरियोवीनस फिस्टुला का मतलब है स्किन के अंडर में इंटरनली किस किस के बीच में, एक आर्टरी और एक वेन के बीच में क्या क्रिएट करवा देना, एक कनेक्शन क्रिएट करवा देना, उसको हम कहते हैं इंटरनल आर्टीरियोवीनस फिस्टुला, या इसी को कहा जाता है एवी फिस्टुला। एवी मींस आर्टीरियोवीनस फिस्टुला। अगर हम बात करें इसके अंदर जो इंटरनल एवी फिस्टुला है तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये एक आर्टरी है, ये एक आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जा रही है, इसकी अलग अलग ब्रांचेज है ये। दूसरा यहां पर देखिए ये एक वेन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रही है। इस वेन और इस आर्टरी के बीच में अबनॉर्मल कनेक्शन, यूजुअली दोनों अलग अलग होती है, ये आर्टरी और वेन दोनों अलग अलग होती है, आपस में जुड़ी हुई नहीं होती है, लेकिन इंटेंशनली इरादे के साथ इन दोनों के बीच में अबनॉर्मल कनेक्शन क्रिएट कर देना। यहां पर देखिए आर्टरी और वेन को जोड़ दिया है, अब इनका ब्लड यहां पर मिक्सिंग हो रहा है। ये जो इंटेंशनली अपन यहां पर इन दोनों को आपस में जोड़ करके एक अबनॉर्मल कनेक्शन क्रिएट करवा रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फिस्टुला। ये बाहर की ओर है या स्किन के अंडर में है, वेसल्स के बीच में, ये स्किन के अंडर में इंसिजन लगा करके दोनों वेसल्स को जोड़ रहे हैं, तो इसको हम एक्सटर्नल नाम दें कि इंटरनल नाम दें। इंटरनल किस किस के बीच में, आर्टरी और वेन के बीच में, इसलिए इसको अपन ने नाम दिया इंटरनल आर्टीरियोवीनस, क्या है, फिस्टुला, इसलिए इसको हम कहते हैं इंटरनल आर्टीरियोवीनस फिस्टुला या एवी फिस्टुला। अगर हम बात करें इस इंटरनल एवी फिस्टुला के बारे में कुछ और पॉइंट, तो पहला हमने लिखा है एक्सेस ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक डायलिसिस क्लाइंट। ऐसे पेशेंट जिनका लंबे समय तक डायलिसिस चलता है, उस डायलिसिस वाले पेशेंट के लिए ये रूट ऑफ चॉइस है, यानी इसको सबसे ज्यादा प्रीफर किया जाता है, ये सबसे ज्यादा काम में लेते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेफ है। दूसरा अपन ने लिखा है क्रिएटेड बाय एनास्टमोसिस ऑफ रेडियल आर्टरी एंड सिपेलिक वेन और ब्रेकियल आर्टरी एंड बेसिलिक वेन, यानी कि या तो ये क्रिएट किया जाता है रेडियल आर्टरी और सिपेलिक वेन के बीच में, या ये क्रिएट किया जाता है ब्रेकियल आर्टरी और बेसिलिक वेन में। किस किस वेसल्स के बीच में, रेडियल और सिपेलिक। रेडियल आर्टरी अगर जोड़ रहे हैं तो वो जोड़ेंगे सिपेलिक वेन के बीच में, जिसको हम रेडियो सिपेलिक फिस्टुला भी कहते हैं, रेडियल आर्टरी और सिपेलिक वेन। या फिर जोड़ते हैं ब्रेकियल आर्टरी और बेसिलिक वेन, जिसको हम ब्रेकियो बेसिलिक भी कहते हैं। रेडियल आर्टरी या सिपेलिक वेन जिसको हम रेडियो सिपेलिक कहते हैं, ब्रेकियल आर्टरी या बेसिलिक वेन जिसको ब्रेकियो बेसिलिक भी कहते हैं। इनमें भी अगर हम बात करें तो मोस्टली जो काम में लेते हैं वो लेते हैं रेडियो सिपेलिक, रेडियल आर्टरी और सिपेलिक वेन के बीच में क्रिएट किया जाता है। सबसे ज्यादा प्रीफर क्या करते हैं, रेडियो सिपेलिक, रेडियल आर्टरी और सिपेलिक वेन। और दूसरा ये उस एक्सट्रीमिटी में क्रिएट किया जाता है जो नॉन डोमिनेंट है।
अगर कोई लेफ्ट हैंडर है तो उस लेफ्टी के राइट हैंड में क्रिएट किया जाता है, क्योंकि इस हाथ का इस्तेमाल कम होगा तो इस फिस्टुला की पेटेंसी ज्यादा समय तक बनी रहेगी, ये ज्यादा समय तक काम करेगा। और अगर कोई पर्सन राइट हैंडर है तो उसके लेफ्ट हैंड के अंदर क्रिएट किया जाता है, यानी कि जिस हाथ या जिस एक्सट्रीमिटी का पर्सन कम इस्तेमाल करता है उस एक्सट्रीमिटी में ये क्रिएट किया जाता है। और मोस्टली ये रेडियोसिफेलिक, रेडियल आर्टरी और सिफेलिक वेन के बीच में किया जाता है। करने को इसको ब्रेकियो बेसेलिक या ब्रेकियल आर्टरी और बेसेलिक वेन के बीच में भी किया जा सकता है। उसके बाद में देखें, लिखा है ब्लड फ्लो फ्रॉम आर्टरी टू वेन कोज मैच्योरेशन और एंगोर्ज। अगर हम बात करें दोस्तों, मैं आपसे पूछूं कि जब एक आर्टरी और वेन को आपस में जोड़ दिया जाए, जब एक आर्टरी और वेन को आपस में दोस्तों जोड़ दिया जाए, तो मुझे आप बताएं आर्टरी और वेन की अगर हम बात करें तो प्रेशर आर्टरी में ज्यादा होता है या प्रेशर वेन में ज्यादा होता है? अरे मेरे दोस्तों, आप आंसर देंगे कि प्रेशर आर्टरी में ज्यादा होता है। और आर्टरी में अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो हमें पता है ब्लड तो अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूवमेंट करेगा। अगर आर्टरी में ब्लड का प्रेशर या दबाव अधिक है तो ब्लड यहां से किस तरफ मूवमेंट करेगा? वेन की तरफ मूवमेंट करेगा। और जब प्रेशर के साथ या दबाव के साथ ये ब्लड यहां से उस वेन की तरफ मूवमेंट करेगा, और वेन में ज्यादा प्रेशर के साथ वेन का एक तो खुद का ब्लड आ रहा है, साथ में ये आर्टरी का ब्लड यहीं से आना शुरू हो गया है। आप मुझे बताएं इस वेन के अंदर अब ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड जाएगा कि नहीं जाएगा? और अगर इस वेन के अंदर ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड जाएगा तो आप मुझे बताएं ये वेन फूल जाएगी या नहीं फूल जाएगी? इस वेन की दीवारें मोटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे बोलो, आंसर दो, दीवारें इसकी मोटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? प्रेशर के साथ जब ब्लड जाएगा तो वेन ऑटोमेटिकली फूल जाएगी, उसकी दीवारें मोटी हो जाएगी। और इस प्रकार से वेन का फूल जाना, वेन की दीवारें मोटी हो जाना, उसको हम कहते हैं एंगोर्ज होना या मैच्योरेशन होना। इसीलिए आप देखेंगे कि जब ये फिस्टुला क्रिएट करते हैं तो उस पेशेंट को एक बॉल दे दी जाती है हाथ में, और बॉल हाथ में दे करके उसको कहा जाता है आपको बार बार इसको स्क्वीज करना है। अगर यहां बॉल देने के बाद में यहां पर पर्सन इस मुट्ठी को बंद करेगा, स्क्वीज करेगा, तो आर्टीरियल ब्लड क्या आगे जाएगा? आगे कम जाएगा, बल्कि यहीं से प्रेशर जब पड़ेगा तो ब्लड ज्यादा डाइवर्ट होगा, और ब्लड ज्यादा डाइवर्ट होगा तो इस वेन में प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और वेन में प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ेगा वेन उतनी ज्यादा फूलती जाएगी, उतनी ज्यादा इसकी दीवारें मोटी होती जाएगी। इस प्रकार से वेन का फूलना या उसकी दीवारों का मोटा होना यह कहलाता है एंगोर्ज होना, या यह कहलाता है मैच्योर होना। इंटरनल फिस्टुला या एवी फिस्टुला चॉइस ऑफ रूट है या रूट ऑफ चॉइस है। दूसरा ये एक रेडियल आर्टरी और सिपेलिक वेन में, जिसको हम रेडियोसिपेलिक कहते हैं, या फिर इसको ब्रेकियो यानी ब्रेकियल आर्टरी और बेसिलिक वेन के बीच में क्रिएट किया जाता है। ब्लड फ्लो फ्रॉम एन आर्टरी टू वेन कोज मैच्योरेशन और एंगोर्ज होना। मैच्योरेशन का टाइम की बात करें तो 1 से 2 सप्ताह लगता है। अगर हम बात करें इसमें एनास्टमोसिस का पैटर्न क्या होता है, तो आप अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम में तो ऐसे आपको लगेगा कि ये दोनों एक आर्टरी और एक वेन को साइड से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार का पैटर्न तो साइड टू साइड एनास्टमोसिस होता है, लेकिन इस प्रकार का नहीं होता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो एनास्टमोसिस किया जाता है वो किया जाता है एंड टू साइड। ये एक आर्टरी है और ये एक वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जा रही होती है। जब ये एनास्टमोसिस किया जाता है तो ये वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के वापस जा रही है, ये आर्टरी लेके आ रही है। तो इस वेन को यहां से कट कर दिया जाता है। यहां से कट करने के बाद में इधर का जो एंड है इसको तो क्या कर दिया जाता है, लाइगेट कर दिया जाता है। और ये जो रिमेनिंग पार्ट है इस पार्ट को क्या किया जाता है, इस वेन के पार्ट को यहां पर इसके साइड में जोड़ दिया जाता है, और इधर का जो पार्ट था उसको कट करके यहां पर लाइगेट कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। इस प्रकार से इस वेन को कट करके इस आर्टरी के साइड में जोड़ देते हैं। और इस प्रकार का जो पैटर्न होता है उस पैटर्न को कहा जाता है एंड टू साइड एनास्टमोसिस। एंड टू साइड एनास्टमोसिस। अगर मैं पूछूं एंड किसका, तो हम कहेंगे एंड किसका है, वेन का। किसकी साइड में जोड़ा जाता है, तो हम कहेंगे आर्टरी के साइड में। एंड ऑफ ए वेन कनेक्टेड एंड साइड ऑफ एन आर्टरी।
वेन के एंड को कट करके आर्टरी के साइड में जोड़ दिया जाता है। अब मैं आपसे पूछूं कि ऐसा ना करके अगर मान लीजिए वेन को इस प्रकार से रहने दिया जाए और आर्टरी को अगर कट करके जोड़ दिया जाए, तो ये मान लीजिए आर्टरी थी, इस आर्टरी को यहां से कट किया और कट करने के बाद में इस आर्टरी को यहीं से क्या कर दिया, इस वेन के साइड में जोड़ दिया। अगर इस आर्टरी को यहीं से साइड में जोड़ दिया जाए तो ये आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, और यहीं से आपने कट करके साइड में वेन के जोड़ दिया, तो क्या आगे की एक्सट्रीमिटी में यहां आगे ब्लड जा पाएगा? आगे ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी। इसलिए कभी भी दोस्तों आर्टरी को कट नहीं करते हैं, आर्टरी के साइड में वेन को कट करके जोड़ दिया जाता है। एक वेन को मान लीजिए यहां जोड़ भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के तो बहुत सारी वेन्स आती है, दूसरी वाली वेन्स क्या कर लेगी, ड्रेन कर लेगी। तो इसमें एंड टू साइड एनास्टमोसिस किया जाता है, जिसको आर्टीरियो वेनेलाइजेशन कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, आर्टीरियो वेनेलाइजेशन, जिसके अंदर एक वेन के एंड को कट करके आर्टरी के साइड में जोड़ दिया जाता है और आर्टीरियल ब्लड यहीं से डाइवर्ट होता है। डाइवर्ट होने से ज़्यादा प्रेशर के साथ जब ब्लड आता है तो ये वेन एंगोर्ज होती जाती है, ये वेन की दीवारें फूलती जाती है, मोटी होती जाती है। इसको हम कहते हैं एंगोर्ज होना या मैच्यूरेशन। और ये जो पैटर्न कहलाता है ये कहलाता है एंड टू साइड एनास्टमोसिस, जिसके अंदर इसको हम आर्टीरियो वेनेलाइजेशन भी कहते हैं। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें इस फिस्टुला के बारे में कुछ और पॉइंट्स तो देखिएगा। पहला हमने लिखा है एक्सेस या रूट ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक डायलिसिस क्लेंट। दूसरा लिखा है क्रिएटेड बाय एनास्टमोसिस ऑफ रेडियल आर्टरी एंड सिफेलिक वेन और ब्रेकियल आर्टरी और बेसिलिक वेन। ब्लड फ्लो फ्रॉम आर्टरी टू वेन कोज मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन टाइम 1 to 2 वीक। एंड टू साइड एनास्टमोसिस किया जाता है, जिसमें एक वेन के एंड को आर्टरी के साइड में जोड़ दिया जाता है और इसी पैटर्न को हम आर्टीरियो वेनेलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें इसके अंदर टू चेक पेटेंसी ऑफ फिस्टुला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने वाला मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन। फिस्टुला की पेटेंसी चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर अगर हम इस फिस्टुला को देखें, ये मान लीजिए इस प्रकार से फिस्टुला है जिसके अंदर ये एक वेन है और उस वेन को आर्टरी के साइड में हमने जोड़ा है, तो यहां से ब्लड का क्या होगा, डाइवर्जन होगा और यहां से ब्लड की रशिंग होगी। जब यहां से ब्लड रश करेगा, यहां से ब्लड का डाइवर्जन होगा, तो वो यहां पर एक साउंड क्रिएट करेगा, यहां पर एक ध्वनि सुनाई देगी। और अगर हम इसको स्टेथोस्कोप लगा करके ऑस्कल्टेट करें, यहां से जो ब्लड वापस डाइवर्ट होता है वो यहां पर एक साउंड क्रिएट करता है। और अगर हम स्टेथोस्कोप लगा करके इस साउंड को सुने, और मान लीजिए ये स्टेथोस्कोप लगाया हुआ है, इधर मैं साउंड सुन रहा हूं और सुनने पर अगर मुझे यहां पर ब्लड के रस करने की साउंड सुनाई दे रही है और साउंड सुनाई दे रही है, इसका मतलब मुझे पता चल रहा है कि ब्लड यहां से डाइवर्ट हो रहा है। अगर साउंड सुनाई देगी इसका मतलब क्या है कि ब्लड यहां से डाइवर्ट हो रहा है, जिसकी ध्वनि या आवाज मुझे सुनाई दे रही है। तो ये जो ऑस्कल्टेट अपन साउंड करते हैं, जिसको हम सुनते हैं, उसको तो हम कहते हैं ब्रूट साउंड। जो ऑडिबल साउंड है, जो सुनने योग्य साउंड है, जिसको हम स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करते हैं, उस साउंड को तो कहा जाता है ब्रूट साउंड। और मैं कह रहा हूं कि अगर मैं सुनूं ना और मैं सिर्फ इस फिस्टुला के ऊपर हाथ रखूं यहां पर जेंटली और इसको पाल्पेट करूं, और पाल्पेट करने पर अगर मुझे यहां पर कुछ वाइब्रेशन फील हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहां पर ब्लड का डाइवर्जन हो रहा है, तो ये जो पाल्पेट करने पर जो पाल्पेबल साउंड है, जिसको मैं फील कर पा रहा हूं, जिसे मुझे लग रहा है कि हाँ यहां पर कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, ब्लड यहां पर रस कर रहा है और यहां पर पाल्पेशन फील हो रहा है, मुझे वहां पर जो साउंड या वहां पर कुछ सेंसेशन फील हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, इसको हम कहते हैं थ्रिल। यानी कि दो प्रकार की साउंड है, दोनों ही साउंड ब्लड के रस करने से है। फर्क इतना ही है कि अगर हम स्टेथोस्कोप से उसको ऑडिबल साउंड या उसको हम जब सुन पा रहे हैं उसको तो हम कहेंगे ब्रूट साउंड, और सुने ना और सिर्फ हम पाल्पेट करके फील कर रहे हैं, वाइब्रेशन फील कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं थ्रिल। अगर मुझे इसको देखने पर ब्रूट साउंड मिल रही है या मुझे थ्रिल फील हो रही है, इसका मतलब ये फिस्टुला प्रॉपर काम कर रहा है। तो क्या मैंने फिस्टुला की पेटेंसी चेक करने के लिए क्या है, फिस्टुला की पेटेंसी चेक करने के लिए मैंने ऑस्कल्टेट किया है ब्रूट साउंड को,
या फिर मैंने पाल्पेट किया है थ्रिल साउंड को, तो क्या मैं कह सकता हूं कि फिस्टुला की पेटेंसी चेक करने के लिए कृपया करके आप या तो ब्रूट साउंड ऑस्कल्टेट करें, सुने, या फिर आप थ्रिल को पाल्पेट करें। तो टू चेक द पेटेंसी ऑफ फिस्टुला, ऑस्कल्टेट द ब्रूट साउंड और पाल्पेट द थ्रिल। थ्रिल और ब्रूट साउंड का प्रेजेंट होना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यह फिस्टुला प्रॉपर रूप से काम कर रहा है। उसके बाद में देखिएगा, ये तो अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया, ब्रेकियोबैसिलिक या रेडियोसिपेलिक और मोस्टली इन नॉन डोमिनेंट हैंड में। इस रूट की एक कॉम्प्लिकेशन है जिसको हमने लिखा है आर्टीरियल स्टिल सिंड्रोम। आर्टीरियल स्टिल सिंड्रोम में क्या होता है दोस्तों? आर्टीरियल मींस आर्टरी, स्टिल मींस चोरी, और सिंड्रोम मींस ग्रुप ऑफ सिम्टम। अब आर्टरी में से चोरी किसकी होगी? अनाज की तो होने से रही, धन दौलत की तो होने से रही। आर्टरी में से तो एक ही चीज की चोरी हो सकती है, वो होती है ब्लड की। आर्टरी में से ब्लड की चोरी होने की वजह से जो ग्रुप ऑफ सिम्टम बनता है उसको हम कहते हैं आर्टीरियल स्टिल सिंड्रोम। और आर्टरी में से ब्लड की चोरी कब हो रही है? तो देखिए मेरे दोस्तों, जब हमने आर्टीरियो वीनस फिस्टुला बनाया है यहां पर आर्टरी और वेन के बीच में, तो यहां से ब्लड की चोरी हो रही है। आर्टरी का ब्लड यहीं से कहां जा रहा है? वेन के अंदर जा रहा है। मान लीजिए 10 ml ब्लड आया यहां पर इस आर्टरी में, अगर इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता तो 10 ml का 10 ml ब्लड आगे एक्सट्रीमिटी में जाता, जो कि नॉर्मली जाता है। अब अगर आपने यहां पर कुछ कनेक्शन क्रिएट कर दिया और आर्टरी का ब्लड पहले ही चोरी करना शुरू कर दिया, और मान लीजिए 6 ml ब्लड आपने यहां चोरी कर लिया, तो आगे कितना जाएगा? 4 ml ही जाएगा। 10 ml नॉर्मली जाता है, लेकिन इस फिस्टुला की वजह से 6 ml ब्लड यहीं से चोरी हो रहा है। इसकी वजह से आगे कितना जा रहा है? 4 ml ही जा रहा है। क्या ये 4 ml इस एक्सट्रीमिटी के लिए पर्याप्त है? हम कहेंगे अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट है, क्योंकि यहां पर ब्लड की क्या हो रही है? चोरी। और आर्टरी के ब्लड के इस चोरी की वजह से आगे की जो टिश्यू है, आगे की जो कोशिकाएं हैं, उनको ब्लड ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है? अरे मेरे दोस्तों, जब ब्लड कम मिल रहा है, हमें पता है कि अगर सेल को, टिश्यू को लगातार ब्लड की सप्लाई नॉर्मल से कम हो, उस ऊतक के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नॉर्मल से कम हो, उस कोशिका में सेल ऑक्सीजन की सप्लाई नॉर्मल से कम हो, तो एक कंडीशन डेवलप हो जाती है, कहलाती है इस्चीमिया। और लगातार इस्चीमिया बना रहे तो वहां पर सेल डेथ होने लग जाती है, टिश्यू की डेथ होने लग जाती है, कंडीशन कहलाती है नेक्रोसिस। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बट ये नेक्रोसिस और इस्चीमिया क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि यहां पर आर्टरी का ब्लड क्या हो रहा है? चोरी हो रहा है। इसीलिए इसको कहा जाता है चोरी चोरा कांड, या इसको कहा जाता है आर्टीरियल स्टिल सिंड्रोम। आर्टीरियल स्टिल सिंड्रोम में हमने लिखा है सिंड्रोम दैट कैन डेवलप्ड, ऐसा सिंड्रोम जो कि डेवलप होता है कब? फॉलोइंग इंसर्शन ऑफ एवी फिस्टुला। एवी फिस्टुला और एवी ग्राफ्ट की वजह से व्हेन टू मच ब्लड इज डाइवर्टेड टू द वेन। कब? जब खूब सारा ब्लड क्या हो जाता है? वेन में डाइवर्ट हो जाता है, एंड आर्टीरियल परफ्यूजन, जिसकी वजह से आर्टीरियल परफ्यूजन टू दी हैंड, हाथ का परफ्यूजन क्या हो जाता है? कंप्रोमाइज्ड हो जाता है, कम हो जाता है, लीड टू इस्चीमिया और नेक्रोसिस, जिसकी वजह से इस्चीमिया और नेक्रोसिस। यानी कि एक ऐसा सिंड्रोम जो कि एवी फिस्टुला या एवी ग्राफ्ट की वजह से डेवलप होता है, जब खूब सारा आर्टीरियल ब्लड यहीं से वेन में डाइवर्ट होने लग जाता है, जिसकी वजह से आगे की जो एक्सट्रीमिटी है उसका परफ्यूजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से इस्चीमिया और नेक्रोसिस डेवलप हो जाता है। यह कंडीशन कहलाती है आर्टीरियल स्टिल सिंड्रोम। और देखिएगा इस डायग्राम में, ये इस प्रकार से, मान लीजिए ये इधर इस पर्सन का हैंड है, जिसमें एक आर्टरी थी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रही थी। इसके साथ आपने यहां पर एनास्टमोसिस करके एक वेन को जोड़ दिया। नॉर्मली जब इनके कनेक्शन नहीं था बीच में, तब यहां पर 10 ml ब्लड आ रहा था, और जो इस हाथ के लिए सफिशिएंट था। अब जैसे ही आपने यहां पर एक कनेक्शन क्रिएट करवा दिया, इस कनेक्शन की वजह से 10 ml में से 6 ml ब्लड तो यहीं से वापस जा रहा है। 6 ml तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहीं से वापस वेन में जा रहा है, तो आगे ब्लड क्या आ रहा है? कम आ रहा है। आगे कितना आ रहा है? 4 ml। अब इसकी डिमांड तो है 10 ml, जबकि ब्लड आ रहा है 4 ml,
तो धीरे धीरे ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई, ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से इस्चीमिया और नेक्रोसिस डेवलप हो जाना, कंडीशन क्या कहलाएगी? आर्टीरियल स्टिल सिंड्रोम। यहां तक क्लियर है क्या? उसके बाद में देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसके अलावा कोई और रूट होता है, आंसर जाएगा यस। इसमें हमने लिखा है इंटरनल आर्टीरियोवीनस ग्राफ्ट। फर्क कुछ नहीं है, दोनों सेम ही है, वो भी इंटरनल था, ये भी इंटरनल है। ये आर्टरियो और वेन यानी कि आर्टरी और वेन के बीच में है, वो भी आर्टरी और वेन के बीच में था। ये भी नॉन डोमिनेंट हैंड में करते हैं, जिसमें काम कम में लेते हैं वो भी नॉन डोमिनेंट हैंड में था। ये भी यहां पर रेडियोसिपेलिक या ब्रेकियोबैसिलिक के बीच में करते हैं, वो भी रेडियोसिपेलिक या ब्रेकियोबैसिलिक के बीच में करते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें डायरेक्टली आर्टरी और वेन को जोड़ते थे, जिसमें वेन को कट करके आर्टरी के साइड में जोड़ा। इसमें ऐसा ना करके हम दोनों इसमें क्या करते हैं, इसमें ऐसा ना करके ये मान लीजिए एक वेन है, वेन और एक आर्टरी के बीच में, ये मान लीजिए एक वेन है और ये मान लीजिए एक आर्टरी है। इसमें एक आर्टरी और वेन के बीच में एक ग्राफ्ट जोड़ दिया जाता है, यानी इसमें किसी को भी कट नहीं कर रहे हैं। एक आर्टरी और ये एक आर्टरी और ये एक वेन है, इन दोनों के बीच में एक आर्टिफिशियल ग्राफ्ट जोड़ दिया जाता है। इसको हम कहते हैं आर्टीरियोवीनस ग्राफ्ट। ये बाहर से जोड़ रहे हैं या इंटरनली इंसिजन लगा के? इंटरनली, इसलिए इसको हमने इंटरनल आर्टीरियोवीनस ग्राफ्ट लिखा है। इसमें हमने लिखा है एन आर्टिफिशियल ग्राफ्ट, एक ग्राफ्ट काम में लेते हैं टू कनेक्ट एन आर्टरी और एक वेन। एक आर्टरी और वेन को जोड़ने के लिए यहां पर एक ग्राफ्ट काम में लेते हैं, इसको जोड़ दिया जाता है। और जब हमें डायलिसिस करना होता है तो इसके अंदर हम प्रिक करते हैं, इस फिस्टुला के अंदर, इस ग्राफ्ट के अंदर, यहां से ब्लड को विड्रॉ करते हैं और वापस इसी के अंदर वापस ब्लड को क्या कर दिया जाता है? इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। कॉमनली इसके अंदर काउज कैरोटिड, गाय की कैरोटिड आर्टरी को काम में लेते हैं, या फिर अगर सिंथेटिक ट्यूब लेते हैं तो पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन की बनी ट्यूब काम में लेते हैं। या तो गाय की कैरोटिड आर्टरी को काम में लेते हैं या फिर लेते हैं पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन की बनी हुई ट्यूब। इसमें भी मैच्योरेशन टाइम जो हीलिंग होती है वो 1 से 2 वीक में होती है। अगर इसकी भी कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो यहां पर भी ब्लड की क्या हो रही है? चोरी होने लग जाएगी, तो आर्टीरियल स्टिल सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। या फिर इसके अंदर जो सिंथेटिक आप ट्यूब काम में ले रहे हैं, उस ट्यूब के अंदर वहां पर ब्लड जमा हो जाता है, या उसके ऊपर सरफेस पे अपन वहां पर एडियर हो जाते हैं, प्लेटलेट्स एडियर हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर अपन बात करें तो थ्रोम्बोसिस हो सकता है। और या फिर वो जो है आसपास के टिश्यू ग्रोथ होने की वजह से जो ग्राफ्ट है वो क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है, जिसको हमने लिखा है स्टेनोसिस। तो 3 कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, आर्टीरियल स्टिल सिंड्रोम हो सकता है, स्टेनोसिस हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है। अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर इस ग्राफ्ट और फिस्टुला की जरूरत क्या पड़ी? ग्राफ्ट और फिस्टुला क्यों क्रिएट किया जाता है? इसकी क्या यूज है? तो देखिएगा, अगर आप सोच रहे हैं कि क्यों ना हर बार एक आर्टरी में प्रिक करके ब्लड ले लें और वेन से वापस इंट्रोड्यूस करवा दें, बिल्कुल आपका कहना सही है। एक आर्टरी से ब्लड लेना है, मशीन तक ले जाना है और वापस फिल्टर करके आपको वेन से डालना है। लेकिन अगर हम बात करें तो एक पर्सन को हर तीसरे दिन डायलिसिस करवाना है। आज मान लिया आपने यहां की आर्टरी को प्रिक कर दिया, इधर की वेन को प्रिक करके डायलिसिस कर लिया, ये खराब हो गई। 3 दिन बाद में आपने यहां कर लिया, अगली बार इसने यहां कर लिया, फिर आपने यहां कर लिया, फिर आपने यहां कर लिया, फिर आपने फीमोरल कर लिया, फिर आपने लेग कर लिया। 1 महीने के अंदर उस पर्सन को कम से कम 10 से 12 बार डायलिसिस करना पड़ा। तो 10 से 12 बार डायलिसिस करने में उसने उस पर्सन की बॉडी की सारी वेसल्स को आपने प्रिक कर दिया, पंक्चर कर दिया। तो अगले महीने डायलिसिस कहां से करोगे? तो हमें कुछ ऐसा रूट बनाना होता है जिसमें अपन हर बार वहीं पे भी अपन क्या करें? प्रिक करें। और यही तो होता है इस फिस्टुला में, इस ग्राफ्ट में। जब अपन ने यहां पर क्रिएट किया तो यहां पर एक टैंक सा बन जाता है, यहां पर एक मोटी दीवार की वेन बन जाती है, यहां पर एक टैंक बन जाता है। और इस मोटी दीवार की वेन में अपन हर बार यहीं से तो प्रिक करके ब्लड निकालते हैं और वापस ब्लड फिल्टर करने के बाद में इसी टैंक में हम प्रिक करके वापस ब्लड को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो हमें हर बार अलग अलग वेसल्स को पंक्चर करने की नीड नहीं होती है, बस एक ही वेसल्स के अंदर इस एक ही फिस्टुला में पंक्चर करके यहीं से तो ब्लड आर्टीरियल एंड की तरफ से अपन प्रिक करके लेते हैं और वीनस एंड की तरफ हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। इसलिए ये क्रिएट किया जाता है एवी फिस्टुला और एवी ग्राफ्ट। अगर हम बात करें दोस्तों, तो आज के इस टॉपिक के अंदर अपन ने डिस्कस किया है कि हमने बात की सबसे पहले कि जब किसी पर्सन के अंदर रीनल फेलियर हो जाए तो रीनल फेलियर होने पर उस पर्सन की बॉडी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है। तो अपन ने बात की थी कि जब रीनल फेलियर होता है तो मेजर 4 प्रॉब्लम्स आती है।
पहला हमने बात की, उस पर्सन की बॉडी के अंदर फ्लूइड का रिटेंशन हो जाता है जिससे पर्सन हाइपरवोलेमिक हो जाता है, उसकी वजह से कंजेशन वाले फीचर आते हैं। दूसरा हमने बात की कि नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट का रिटेंशन हो जाता है जिसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल, सीरम क्रिएटिनिन लेवल, सीरम यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। आगे उसमें यूरेमिया, यूरेमिक फ्रॉस्ट, उसके अंदर प्रूराइटिस, गैस्ट्राइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस, हेलिटोसिस, न्यूरोलॉजिकल फीचर आ जाना, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एटेक्सिया, ट्रीमर, कोमा, ये सारे फीचर आते हैं। उसके बाद में अपन ने बात की थी इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेज होता है जिसमें हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया और हाइपरमैग्नीशियमिया, इसकी वजह से डिफरेंट साइन एंड सिम्टम और फीचर डेवलप होते हैं। और चौथा अपन ने बात की थी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है या पीएच डिक्रीज हो जाती है। ये 4 मेन प्रॉब्लम आती है जब किडनी काम नहीं करती है। तो अब हमें इसको ठीक करना है। ये अगर 4 प्रॉब्लम ठीक कर दें तो इसकी वजह से आने वाले बाकी सारे के सारे फीचर ऑटोमेटिकली गायब हो जाते हैं। अब इन 4 प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए या तो अपन कर सकते हैं कि परमानेंटली उस जो खराब किडनी है उसके काम को रिप्लेस करने के लिए हम दूसरी किडनी लगा दें, वो कंडीशन तो कहलाती है रीनल ट्रांसप्लांटेशन। या फिर हम बात करें अपन बार बार ब्लड को फिल्टर करें और उसकी केमिस्ट्री को ठीक करें, फ्लूइड को बाहर निकालें, वेस्ट को बाहर निकालें, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेज को करेक्ट करें और पीएच रिस्टोरेशन करें। तो ये बार बार ब्लड को फिल्टर करने वाली जो टेक्निक हम पढ़ रहे हैं इसी को अपन ने नाम दिया था डायलाइसिस। और हमने लिखा है इसकी डेफिनेशन के अंदर, डायलिसिस बेसिकली वह टेक्निक है जिसके द्वारा ब्लड फिल्टर किया जाता है और ब्लड से एक्सेस फ्लूइड यानी कि एक्स्ट्रा पानी को रिमूव किया जाता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से रिमूव किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट किया जाता है और पीएच का रिस्टोरेशन किया जाता है। और इस ब्लड फिल्ट्रेशन की टेक्निक को अपन ने पढ़ा कि ये बेसिकली 2 प्रकार की होती है, जिसमें एक में अपन मशीन की हेल्प से ब्लड को फिल्टर करते हैं, हीमोडायलिसिस कहलाता है, और एक में हमारी पेरिटोनियम को ही हम काम में लेकर के ब्लड को फिल्टर करते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस या पीडी कहलाता है। फादर ऑफ हीमोडायलिसिस कॉल्ब था जबकि फादर ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस हेनरी टैंकहॉफ था। ये दोनों ही प्रकार के डायलिसिस 3 प्रिंसिपल पर आधारित है, जिसमें एक डिफ्यूजन, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और एक ऑस्मोसिस। वैसे तो तीनों प्रिंसिपल काम में आते हैं लेकिन इसमें भी मुख्य रूप से किस प्रिंसिपल पर आधारित है, तो आंसर देंगे डिफ्यूजन। अगर हम बात करें इसके बाद में अपन ने आज के लेक्चर में सबसे पहले स्टार्ट किया था हीमोडायलिसिस, जिसमें हमने लिखा है हीमोडायलिसिस ब्लड को क्लीन करता है, ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, ब्लड में से एक्सेस फ्लूइड जो रिटेन हो रखा है उसको भी बाहर निकालता है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेज जो हो रखा है उसको वापस मेंटेन करता है, करेक्ट करता है और पीएच का वापस से रीस्टोरेशन करके एसिडोसिस को ठीक करता है। और यही तो 4 प्रॉब्लम थी, इनको ठीक कर देंगे तो बाकी साइन एंड सिम्टम ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे। अब हीमोडायलिसिस करना है, हमें बॉडी से ब्लड को बाहर निकालना है, बाहर निकाल करके मशीन तक लेकर के जाना है। मशीन तक हम कैसे लेके जाएं उसके लिए हमने पढ़े हैं कुछ रूट, कुछ रास्ते पढ़े हैं जिसकी मदद से हम ब्लड को बाहर निकालेंगे। अगर हम बात करें कि हमने कौन कौन से रूट पढ़ा, तो सबसे पहला रूट पढ़ा हमने सब क्लेवियन वेन में या इंटरनल जुगुलार वेन में या फीमोरल वेन में कैथेटर डाल दो। उसमें हमने पढ़ा कि आर्टरी में इसलिए नहीं डाल सकते हैं क्योंकि आर्टरी का ब्लड निकाल दिया तो आगे की एक्सट्रीमिटी में जाएगा ही नहीं ब्लड, और मान लीजिए आपने कंट्रोल करके निकाल भी लिया तो वापस आर्टरी में हम दे नहीं सकते। इधर से हम आर्टरी में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उधर से हार्ट आर्टरी से बाहर निकाल रहा है ब्लड, आर्टरी में भेज रहा है शरीर के ऑर्गन की तरफ, तो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए हम वैन के अंदर कैथेटर डालते हैं। ये शॉर्ट टाइम के लिए, और हमने लिखा कि 42 डेज या मैक्सिमम 4-6 वीक के लिए काम में ले सकते हैं। इसमें जो डबल ल्यूमन का कैथेटर लेते हैं, एक ल्यूमन से ब्लड को विड्रॉ करते हैं, दूसरे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसको सिर्फ डायलिसिस के लिए काम में लेते हैं। इसको ब्लॉकेज को प्रिवेंट करने के लिए हमें हेपेरिनाइज सॉल्यूशन से फ्लश करना है। एवी फिस्टुला या ग्राफ्ट मैचुरेशन तक काम में लेते हैं। इमरजेंसी कंडीशन में इसको हम काम में ले सकते हैं क्योंकि ये तुरंतली काम में लेने योग्य है। उसके बाद में इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए एसेप्टिक या प्रॉपर स्टेराइल केयर प्रोवाइड करनी है, और फीमोरल वेन कैथेटर में आगे की ओर लीन फॉरवर्ड या हाई फॉलोअर्स पोजीशन अवॉइड करनी है। इतना सारा करने के बाद में भी ये बॉडी से बाहर एक रूट प्रिपेयर हुआ है, इसलिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा चांसेज किसके होते हैं, तो हम आंसर देंगे इन्फेक्शन के। उसके बाद में अपन ने सेकेंड रूट पढ़ा था एक्सटर्नली आर्टीरियोवीनस शंट, स्किन के बाहर ही एक आर्टरी और वेन के बीच में डाइवर्जन क्रिएट करना। इसके लिए अपन ने बात की थी कि एक आर्टरी और वेन में 2 सिलिकॉन के कैनुला डाल देते हैं। ये रेडियल आर्टरी और सिपेलिक वेन या ब्रेकियल आर्टरी और बेसिलिक वेन के अंदर डालते हैं। दोनों कैनुला अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब हम डायलिसिस करते हैं तो इनको एक लेटेक्स की ट्यूब से जोड़ दिया जाता है, जिसमें आर्टरी का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से आर्टीरियल ब्लड किधर शंट करेगा, वेन की तरफ। और जब हम डायलिसिस करेंगे तो आर्टीरियल एंड की तरफ प्रिक करते हैं उस ट्यूब में,
और लेटेक्स की ट्यूब में प्रिक करके आर्टेरियल एंड से ब्लड को विड्रॉ करते हैं, फिल्टर करके वीनस एंड की तरफ से वापस इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर अपन ने बात की कि इसकी भी कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो हम आंसर देंगे इन्फेक्शन इसकी कॉम्प्लिकेशन है, बिकॉज ये भी रूट कहाँ प्रिपेयर हुआ है, स्किन के बाहर की ओर, तो कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद में थर्ड दोस्तों अपन ने बात की थी कि जो मोस्ट कॉमन रूट काम में लेते हैं वो है इंटरनल स्किन के अंडर में आर्टेरियोवीनस फिस्टुला, एक आर्टरी और एक वेन के बीच में फिस्टुला क्रिएट करना। ये एक्सेस या रूट ऑफ चॉइस है। इसके अंदर अपन रेडियल आर्टरी और सिपेलिक वेन या ब्रेकियल आर्टरी और बेसिलिक वेन के बीच में एनास्टमोसिस करते हैं। मोस्टली रेडियोसिपेलिक होता है और ये नॉन डोमिनेंट हैंड में करते हैं, जिसमें काम कम में आता है, जिस एक्सट्रीमिटी का हम काम कम यूज कम करते हैं। इसके अंदर भी आर्टरी का ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये आर्टरी से वेन की तरफ ब्लड का क्या होता है, डाइवर्जन होता है, या अपन बात करें उधर फ्लो होता है, तो वो आर्टरी का जो ब्लड जाता है प्रेशर के साथ वो वेन की दीवारों को फुला देता है, मोटा बना देता है। उसको हम एंगोर्ज होना या उसको मैच्योरेशन कहते हैं। ये 1 से 2 वीक लेते हैं। इसमें जो पैटर्न होता है वो एंड टू साइड एनास्टमोसिस होता है, जिसमें अपन ने बात की थी कि एक वेन को कट करके उसके एंड को आर्टरी के साइड में जोड़ दिया जाता है। आर्टरी को कट नहीं करना है, अदरवाइज आगे ब्लड जाएगा ही नहीं। इसको हम आर्टेरियोवेनालाइजेशन कहते हैं। और इसकी पैटेंसी चेक करने के लिए जो हम ऑस्कल्ट करते हैं साउंड, उसको तो हम कहते हैं ब्रूट साउंड, और जो हम पाल्पेट करते हैं साउंड, उसको हम कहते हैं थ्रिल साउंड। ब्रूट साउंड और थ्रिल साउंड की प्रेजेंट होना इस बात को इंडिकेट करता है कि फिस्टुला प्रॉपर काम कर रहा है, उसके अंदर ब्लड रशिंग हो रही है। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि इसकी एक कॉम्प्लिकेशन होती है आर्टेरियल स्टिल सिंड्रोम, एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन जब फिस्टुला और ग्राफ्ट हम बना देते हैं तो आर्टरी का ब्लड चोरी होने लग जाता है, और उसकी चोरी होने से आगे की जो एक्सट्रीमिटी है उसका ब्लड परफ्यूजन या उसका परफ्यूजन क्या होता है, कम होता है। लगातार परफ्यूजन कम रहने से वहां पर इस्चीमिया और नेक्रोसिस डेवलप हो जाता है, जिसको हम आर्टेरियल स्टिल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अपन ने बात की थी नेक्स्ट आर्टेरियल स्टिल सिंड्रोम के बाद में फोर्थ जो रूट था वो था इंटरनल आर्टेरियोवीनस ग्राफ्ट। फिस्टुला ना क्रिएट करके उन दोनों के बीच में एक लेटेक्स की ट्यूब, जिसको हम पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन कहते हैं, या फिर गाय की कैरोटिड आर्टरी से उन दोनों को जोड़ देना, ये कहलाता है इंटरनल आर्टेरियोवीनस ग्राफ्ट, जिसमें हम ग्राफ्ट काम में लेते हैं। 1 से 2 वीक इसका मैच्योरेशन टाइम है। इसकी भी कॉम्प्लिकेशन जो है वो आर्टेरियल स्टिल सिंड्रोम हो सकता है, ग्राफ्ट का स्टेनोसिस हो जाता है आसपास में टिश्यू ग्रोथ होने की वजह से, या फिर उसके अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि आगे जाकर के अगर डिटैच हो जाए तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म भी क्रिएट कर देता है। देखिएगा ये एक आर्टरी है, ये एक वेन है, इनके बीच में ये एक आर्टिफिशियल यहाँ पर ग्राफ्ट क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। और यहाँ पर आर्टरी का प्रेशर ज़्यादा होगा तो आर्टीरियल ब्लड किस तरफ मूवमेंट करेगा, वेन की तरफ मूवमेंट करेगा। ये आर्टीरियल है और ये क्या है, वीनस है। इसको हमने नाम दिया है आर्टेरियोवीनस ग्राफ्ट। तो आज हमने डायलिसिस स्टार्ट किया है। डायलिसिस के अंदर इसका इंट्रोडक्शन, और फर्स्ट हमने हीमोडायलिसिस पढ़ना स्टार्ट किया, और उसके अंदर अपन ने पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे रूट हैं जिनकी मदद से हम किसी पर्सन की बॉडी से ब्लड को विड्रॉ करके उसके बाद में अपन मशीन तक ले जाएं और फिल्टर करके वापस किस प्रकार से इंट्रोड्यूस करवाएं। उम्मीद करता हूं आज के इस लेक्चर में जितना भी आपको डिस्कस किया है, समझाया गया है, बताया गया है, समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।